Hello everyone, this side Talat, and today in this video we will start new chapter, and that is the police and the courts. So let's start. So here this is the chapter 5, the police and the courts. In this chapter we will study about the procedure of the investigation of the police and further उसके बाद क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, कोर्ट में किस तरह से केस ले जाते हैं, किस तरह से किसी भी केस को जज के सामने प्रेजेंट किया जाता है. दिस इज ऑल अबाउट, हम ये सारी चीजें इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. सो हेयर वन स्टोरी इज गिवन कि दीक्षा शर्मा शालीमार गार्डन न्यू दिल्ली में रहती हैं और एक रात वो जब मूवी देखने के लिए बाहर जाती हैं तो उनके पीछे उनके घर में कुछ लोग आकर घर को लूट लेते हैं. जब वो अपने घर वापस लौटती हैं तो उन्हें दिखता है कि उनके घर का जो मेन डोर है वो खुला हुआ है. जितना भी उनका पैसा है, ज्वेलरी है और जो भी वैल्यूएबल चीजें हैं वो सारी चीजें गायब है. अब दीक्षा को क्या करना है? दीक्षा पुलिस स्टेशन जाती हैं और वहां जाकर FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को फाइल करती हैं. मींस जाकर पुलिस को सारी चीजों के बारे में बताती हैं. उसके बाद अब पुलिस का काम शुरू होता है. पुलिस उस केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है और दीक्षा के पड़ोस में जितने भी रहने वाले लोग हैं और बाकी जो लोग हैं आसपास में पड़ोस में रहने वाले लोग, उनसे क्वेश्चन आंसर्स किए जाते हैं, पूछताछ की जाती है. कुछ दिनों के बाद फाइनली उन रॉबर्स को पकड़ लिया जाता है जिन्होंने दीक्षा के घर में चोरी की थी. उसके बाद अब पुलिस उनको पकड़ने के बाद मजिस्ट्रेट के कोर्ट में चार्जशीट फाइल करती है और उसके बाद जज के सामने उसे पेश किया जाता है. तो इस तरह से आपको समझ में आया कि जो भी किसी के घर में मिसहैपनिंग हो या कुछ भी हो तो जो विक्टिम होता है उसे पुलिस स्टेशन जाना होता है, वहां जाकर FIR फाइल करनी होती है. उसके बाद पुलिस उसमें जो लोग इन्वॉल्व होते हैं उनको पकड़ने के बाद चार्जशीट फाइल करती है और उसके बाद केस को जज के सामने जज की कोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है. तो ये दीक्षा के केस में भी यही हुआ. नाउ नेक्स्ट इज द पुलिस. अब पुलिस को हम डिस्कस करते हैं. नाउ नेक्स्ट इज पुलिस. तो पार्लियामेंट में जितने भी लॉज बनाए जाते हैं उन लॉज को इफेक्टिवली और प्रॉपरली एनफोर्स करने का काम किया जाता है. मीन्स उनको लोगों से मनवाया जाता है. ये जो लॉ एनफोर्समेंट का काम है इसको करने के लिए गवर्नमेंट की बहुत सारी एजेंसीज हैं जो ये लॉ एनफोर्समेंट का काम करती हैं. लेकिन सारी एजेंसीज में जो प्राइमरी एजेंसी है लॉ एनफोर्समेंट के लिए, दैट इज पुलिस. पुलिस सबसे पहली वो एजेंसी है जो लॉ एनफोर्समेंट का काम कराती है, जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है, लोगों से इसे मनवाने का काम करती है. एंड द पुलिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर, पुलिस बहुत सारे कामों के लिए रेस्पॉन्सिबल है. हियर दिस इज गिवन प्रिवेंटिंग क्राइम को प्रिवेंट करना, इन्वेस्टिगेटिंग क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना, एंड अपहोल्डिंग द लॉ को अपहोल्ड करना, लॉ को प्रोटेक्ट करना या सपोर्ट करना. तो क्राइम को रोकना, क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना और लॉ को सपोर्ट करने का काम पुलिस का है. नाउ वी विल रीड अबाउट द हायरार्की ऑफ पुलिस ऑफिसर्स. किस तरह से पुलिस ऑफिसर्स का चैनल होता है, किस तरह से वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप नीचे से ऊपर की तरफ पुलिस डिपार्टमेंट में पोस्ट होती है, ऑफिसर्स होते हैं, या टॉप से बॉटम तक. तो एक डिस्ट्रिक्ट को 5 या 6 सब डिविजन्स में डिवाइड किया जाता है. किसी भी स्टेट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, तो एक डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं हम, तो किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट को 5 या 6 सब डिविजन्स में डिवाइड किया जाता है. और ये 5 या 6 जितनी भी सब डिविजन्स होती हैं ये डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के चार्ज में होती हैं, यानी इसका हेड DSP होता है. एक DSP के अंडर में उसका जो सब डिवीजन होता है उसके अंडर में उस एरिया में 10 पुलिस स्टेशन या थानाज उसके अंडर में होते हैं एक DSP के अंडर में. और हर एक पुलिस स्टेशन का या थाने का इंचार्ज इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस होता है. द सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल, ये सारे जितने भी पोस्ट हैं, ये जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं, ये हर एक पुलिस स्टेशन में काम करते हैं. पुलिस का काम है गांव में चौकीदार को अपॉइंट करना, यानी गांव में चौकीदार को अपॉइंट करने का काम पुलिस का है. और ये चौकीदार अपने गांव में होने वाले क्राइम्स पर नजर रखते हैं और कल्प्रिट्स को अरेस्ट करने में पुलिस की मदद करते हैं. एंड द टेबल ऑन द लेफ्ट शोज द पुलिस हायरार्की. और हमें जो लेफ्ट में एक टेबल दी हुई है ये हमें पुलिस की हायरार्की के बारे में बताती है. सो हियर दिस इज द हायरार्की ऑफ द पुलिस. ये पुलिस की हायरार्की यहाँ दी हुई है. आप देखिए सबसे ऊपर आपको दिखेगा
द पुलिस हायरार्कियल सेटअप एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम हायरार्की देख सकते हैं किस तरह से सेटअप होता है। द फर्स्ट वन, द टॉप मोस्ट इज सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी, यानी इंचार्ज ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी किसी डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज होता है, पूरा डिस्ट्रिक्ट उसके कंट्रोल में होता है। उसके बाद एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं, एएसपी होते हैं, जो उसकी एब्सेंस में काम करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। डीएसपी, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जब किसी एक डिस्ट्रिक्ट के कई सारे डिविजन्स होते हैं, यानी 5-6 डिविजन्स होते हैं, तो हर डिवीजन का जो हेड होता है दैट इज नोन एज ही और शी इज नोन एज डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस इन चार्ज ऑफ सब डिवीजन इन अ डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद है हर एक डिवीजन में 10 पुलिस स्टेशन या थानाज होते हैं, उसका जो चार्ज होता है वो इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस होता है, सो ही इज इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन। उसके बाद हर पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, एसआई और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल उसके नीचे काम करते हैं। उसके बाद एंड द लास्ट इज चौकीदार, जो गांव में पुलिस जिनको अपॉइंट करने का काम करती है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज गाइडलाइंस फॉर द पुलिस। पुलिस को कोई भी काम करना है, तो पुलिस को कोई इन्वेस्टिगेशन करना है, किसी केस का इन्वेस्टिगेशन करना है या कुछ भी करना है लॉ से रिलेटेड, तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस दी हुई हैं कि इस काम को करने से पहले पुलिस को ये गाइडलाइंस फॉलो करनी होगी। तो पुलिस ना तो लॉ से ऊपर है ना ही लॉ से बढ़कर है, यानी लॉ से ऊपर कोई भी नहीं है मतलब पुलिस भी नहीं है, चाहे इसका डिपार्टमेंट पुलिस के पास ही क्यों ना हो। तो किसी भी केस में अगर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करना है तो उसको इन्वेस्टिगेशन को करने से पहले दैट शुड बी डन इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ द लैंड। उस जगह पर जो लॉ है, जो कानून है, उसको मानते हुए पुलिस को अपना इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, यानी कानून जो बनाया गया है उसको फॉलो करते हुए पुलिस अपना काम करे। The code of conduct for the police states that the police must abide by the Constitution of India, यानी जो पुलिस के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया है उसमें लिखा हुआ है कि पुलिस जो है इंडिया की, वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशंस के साथ अबाइड है, यानी उसे उन सारी चीजों को मानना होगा। उससे आगे बढ़कर, उससे अलग जाकर पुलिस अपना काम नहीं कर सकती। It must respect and uphold the rights of the citizens as guaranteed by our Constitution, यानी हमारी पुलिस को रेस्पेक्ट करना चाहिए और हमारे इंडिया के जितने भी सिटीजन्स हैं उनको जो भी राइट्स, जो भी अधिकार दिए गए हैं उनको उसे रेस्पेक्ट भी करना होगा और उसे प्रोटेक्ट करने का काम भी पुलिस का है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू दिए गए जितने भी सिटीजन्स के राइट हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको उसे रेस्पेक्ट भी करना होगा और उन्हें उसे अपहोल्ड भी करना होगा। मीन्स पुलिस उसके अगेंस्ट जाकर कुछ भी नहीं कर सकती। तो जितने भी इंडिया के सिटीजन्स हैं, जितने भी इंडियंस हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी पुलिस के लिए कुछ गाइडलाइंस इशू की हैं। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा हुआ है, इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कुछ गाइडलाइंस इशू की हैं सो दैट पुलिस इन्हें फॉलो करे और फॉलो करने के साथ साथ किसी भी इंडियन सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स को वो वायलेट ना कर सके, उन्हें प्रोटेक्ट करे और प्रोटेक्ट करने के साथ साथ वो अपने केस को इन्वेस्टिगेट करे। चलिए पढ़ते हैं कुछ इसमें से गाइडलाइंस क्या है। जिस किसी भी इंसान को कस्टडी में लिया गया है, उसे अरेस्ट किया गया है, तो उसको अरेस्ट करने का टाइम, उसे कहाँ से अरेस्ट किया गया, उसे कहाँ कस्टडी में रखा गया, ये सारी चीजें पुलिस को नोट करनी होंगी। अगर जिसको भी अरेस्ट किया गया है उसके रिलेटिव्स, उस अक्यूज्ड के रिलेटिव, अक्यूज्ड उसे कहते हैं जिस पर कोई ब्लेम लगाया जाता है, उसे अक्यूज्ड कहते हैं। तो अक्यूज्ड के रिलेटिव अगर उसके साथ नहीं रहते हैं तो पुलिस की ड्यूटी होगी कि वो लीगल एड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू उसके रिलेटिव्स को इन्फॉर्म कराए कि हमने आपके सो एंड सो मेंबर को, इसको हमने अरेस्ट किया हुआ है। तो उसके अरेस्ट की इंफॉर्मेशन की रिपोर्ट देनी जरूरी है सारे पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को। एंड द अक्यूज्ड शुड बी मेड अवेयर ऑफ हिज राइट्स इमीडिएटली आफ्टर द अरेस्ट, और अरेस्ट के फौरन बाद ही अक्यूज्ड को ये बताना चाहिए कि उसके क्या क्या राइट्स हैं, उसको क्या अधिकार हैं, और वो अरेस्ट होने के बाद भी इन सारे अधिकारों को, इन सारे राइट्स को यूज कर सकता है। तो वो कौन से राइट्स हैं जो किसी भी अक्यूज्ड को दिए गए हैं कि वो अरेस्ट के बाद भी यूज कर सके। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 22 में
अरेस्ट और डिटेंशन के कुछ केसेस के लिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ राइट्स दिए गए हैं। यानी ये राइट्स वो राइट्स हैं कि किसी भी इंसान को अगर अरेस्ट किया जाए और उसे कहीं डिटेन किया जाए तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इन राइट्स को यूज कर सकता है। द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द रीजन फॉर अरेस्ट ऑफ द टाइम एट द टाइम ऑफ अरेस्ट, यानी ये वो राइट है जिसमें पुलिस को अरेस्ट करने के फौरन बाद अरेस्ट करने के टाइम बताना होगा कि उस इंसान को किस चीज के लिए अरेस्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट इज द राइट टू बी डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस, यानी राइट टू बी डिफेंडेड बाय, अपने आप को वो बचा सकता है, अपनी मर्जी के किसी भी एक लीगल प्रैक्टिशनर को चूज कर सकता है अपने आप को डिफेंड करने के लिए। अगर सपोज वो विक्टिम, अगर वो अक्यूज नहीं है, अक्यूज्ड है पर उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, कोई ऑफेंस ऐसा नहीं किया है, तो वो अपने आप को बचाने के लिए एक लीगल प्रैक्टिशनर को अपनी चॉइस से हायर कर सकता है। एंड द राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट, जब उसे अरेस्ट किया जाए तो 24 आवर्स के अंदर ही उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। तो ये वो कुछ राइट्स हैं, तीनों राइट हैं जो फॉरेन पुलिस को चाहिए कि अरेस्ट करने के बाद वो जो एक्यूज्ड है उसको ये तीनों राइट्स उसे बताने चाहिए। सो दिस इज फॉर टुडे। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल मीट विद नेक्स्ट टॉपिक्स। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू।